कि मनुष्य में जिज्ञासा बस खोज करने की जो प्रवृत्ति होती है वो बहुत तेजी से काम करती है। कभी जिज्ञासा बस खोज करने का या किसी साइंसिक कार्य करने का या कभी कूटनीति के तहत या फिर व्यवसाय भ्रमण के लिए व्यक्ति अन्य देशों की तरफ आकर्षित होता रहा है हमेशा से कि आपके देश में क्या है, उनके देश में क्या हो रहा है, अपने देश की शिक्षा प्रणाली, अपने देश की आर्थिक स्थिति, उनके देश में क्या हो रहा है, एक दूसरे के प्रति जो आकर्षण का भाव रहा है वो देखने के लिए व्यक्ति के अंदर हमेशा जिज्ञासा बनी रहती है। बच्चों, बताएं आपको कि ये पता ही है कि आवश्यकता जो होती है वो आविष्कार की जननी है। तो आवश्यकता तो सबसे पहले हमको जो आने जाने की आवश्यकता हुई यातायात के साधन की, आपको बताएं कि यातायात और संचार व्यवस्था में वृद्धि होती गई और संसार के देशों के बीच संपर्क बढ़ने लगा, जिसका परिणाम ये हुआ बच्चों कि हमारे यहाँ की सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक इन क्षेत्रों को लेकर के हर जगह परिवर्तन दिखाई देने लगे। हर जगह कंपैरेटिव स्टडी के अंतर्गत लोगों ने देखा कि कहाँ क्या हो रहा है। एक देश से दूसरे देश यात्रा करके उन्होंने देखा कि उनके यहाँ की राजनीतिक स्थिति कैसी है, दूसरे देश की राजनीतिक स्थिति कैसी है, आपके यहाँ की शिक्षा व्यवस्था कैसी है, उनके यहाँ की शिक्षा व्यवस्था कैसी है। एक दूसरे को देख करके कार्य करने की जो प्रवृत्ति बनी अनुकरण करने से, वो आगे बढ़ने की वो जिज्ञासा बढ़ती चली गई और हम आविष्कार करते चले जा रहे हैं। इन परिवर्तनों ने शिक्षा को भी प्रभावित किया और पूरी तरह से प्रभावित किया बच्चों। इधर कुछ दशकों से राष्ट्र के निर्माण की बात करें तो इससे इधर कुछ दशकों से राष्ट्रीय विकास और शिक्षा के बीच संबंध महसूस किया जाने लगा और राष्ट्र विकास के लिए शिक्षा नीति का निर्धारण करना नितांत आवश्यक हो गया। आपने देखा कि बहुत ढेर सारी शिक्षा नीतियाँ यहाँ बनी हुई, परिवर्तन के साथ साथ जैसे जैसे चीज़ें परिवर्तित होती गई वैसे वैसे हमारी शिक्षा प्रणाली में भी परिवर्तन देखने को मिलता गया। इसीलिए विभिन्न देशों ने एक दूसरे से लाभ प्राप्त करने की या कह सकते हैं कि लाभान्वित होने की दृष्टि से शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा प्रणालियों में अध्ययन करना प्रारंभ कर दिया और शिक्षा समस्याओं को विश्व पटल पर देखा जाने लगा। शिक्षा समस्याओं को विश्व परिप्रेक्ष्य में देखा जाने लगा। दूसरी तरफ परमाणु हथियारों के प्रयोग की धमकियों से विश्व में संकट उत्पन्न हो गया। एक तरफ जहां शिक्षा के लिए, शिक्षा की समस्या को विश्व के मानस पटल पर देखा जाने लगा, उसकी समस्या को दूर करने का प्रयास किया जाने लगा, वहीं दूसरी तरफ परमाणु से धमकियां मिलने लगी कि परमाणु हथियारों के प्रयोग की धमकियों से विश्व में संकट गहरा गया और हुआ ये कि शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम माना गया कि जिसके द्वारा इस संकट से हम सब बच सकते हैं। और इसके लिए आवश्यकता इस चीज की हुई कि संसार के देश एक दूसरे की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियों को, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियों को समझें, पारस्परिक एक दूसरे का सहयोग करें और एक दूसरे को प्रोत्साहन दें ताकि हम इन समस्याओं से बच सकें, इन समस्याओं को सुलझा सकें, समाधान कर सकें। तुलनात्मक शिक्षा जो है विश्व स्तर पर समरसता लाने के लिए शैक्षिक मापदंडों का निर्धारण करती है। समस्याओं के विश्लेषण द्वारा समस्याओं को समझ करके समस्याओं को सुलझाने के लिए विभिन्न शिक्षा प्रणालियों के बीच समानताएं और असमानताएं, इन सबको व्यक्त करती है हमारी तुलनात्मक शिक्षा। और
तुलनात्मक इसीलिए इसी समस्याओं को समझने, समानताओं और असमानताओं को व्यक्त करने का जो माध्यम बना, ये तुलनात्मक शिक्षा के विकास को आगे बढ़ाता चला गया। सबसे पहले बारी आती है, अगर हम तुलनात्मक शिक्षा की बात करते हैं बच्चों, तो सबसे पहले बनता है हमारा टॉपिक जो है वो यात्री विवरण अवस्था। क्या बनता है? यात्री विवरण यात्री विवरण अवस्था। यात्री विवरण अवस्था की बात करें बच्चों, तो तुलनात्मक शिक्षा की जो आज की बहुत प्राचीन समय से जो व्यवस्था है तुलनात्मक शिक्षा की, वो हमेशा से रही है। यदा कदा देखने को मिल जाता है विद्वानों को, राजनीतिज्ञों और व्यापारियों ने एक दूसरे देशों में भ्रमण किया और वहाँ की शिक्षा व्यवस्था को देखा, वहाँ की परिस्थितियों को देखा और भ्रमण करने के उपरांत जो निरीक्षण किया उन्होंने, जो वहाँ की स्थितियों परिस्थितियों से अपने को परिचित कराया, निरीक्षण किया और अनुभवों की जो रिपोर्ट प्रस्तुत की। और उसमें आपने एक नाम सुना होगा, ह्वेन सांग, चीनी यात्री था, भारत में आया था, नालंदा विश्वविद्यालय का निरीक्षण किया, स्वदेश लौटने पर भारत की संस्कृति और शिक्षा पर रिपोर्ट प्रस्तुत की। ये ह्वेन सांग भारत की शिक्षा प्रणाली को वहाँ ले जाकर यहाँ की संस्कृति को, यहाँ की शिक्षा को, यहाँ की चीज़ों को, यहाँ की परिस्थितियों को वहाँ बताया और दूसरे और कई देशों का उसने भ्रमण किया। कई देशों को भ्रमण करने के कारण वो जो है ये देख सिसिरो का नाम आपने सुना होगा, जूलियस सीजर ने भी दूसरे देशों का भ्रमण किया, वहीं के बालकों का पालन पोषण, वहाँ की शिक्षा व्यवस्था, वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, सामाजिक सांस्कृतिक जितनी भी चीज़ें हुई उन सब का निरीक्षण किया और शिक्षित करने के तरीकों से के संबंध में अपने देशवासियों को अवगत कराया कि लोग, वहाँ के लोग, जिस देश का भी लोगों ने भ्रमण किया, वहाँ के सबसे अच्छी चीज जो उन्होंने ग्रहण किया वो शिक्षा व्यवस्था को, कि लोग शिक्षा व्यवस्था कैसे देते हैं अपने यहाँ की। तो ये यात्री विवरण व्यवस्था के अंतर्गत आता है बच्चों। दूसरा हमारा जो टॉपिक है वो अन्य देशों की शिक्षा प्रणालियों का अनुकरण। दूसरा क्या है? अन्य देशों की शिक्षा प्रणालियों का अनुकरण देखने को मिलता है बच्चों। तो ये हमारा दूसरा टॉपिक आता है यात्री विवरण व्यवस्था के बाद अन्य देशों की शिक्षा प्रणालियों का अनुकरण। तो आपने देखा कि जैसे चीनी यात्री ह्वेन सांग, सिसिरो, जूलियस सीजर ने दूसरे देशों के एक दूसरे अन्य देशों की अन्य देशों का निरीक्षण करके अपने समझा वहाँ की परिस्थितियों को, सांस्कृतिक स्थितियों को, सामाजिक व्यवस्था को, राजनीतिक आर्थिक व्यवस्था को, शिक्षा की व्यवस्था को देखा। तो वो चीज़ जो उन्होंने अन्य देशों का निरीक्षण किया उनमें सबसे अच्छी बात उन्होंने आपको बताया कि उन लोगों ने वहाँ की शिक्षा व्यवस्था को अनुकरण किया और शिक्षा व्यवस्था का अनुकरण करके अन्य देशों की शिक्षा प्रणालियों का अनुकरण किया। और 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में जब राष्ट्रवाद का उदय हुआ और राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली अस्तित्व में आई, तभी दूसरों के शिक्षा सिद्धांतों को एक दूसरे के अनुकरण की अवस्था का शुभारंभ होता है, उदय होता है, जन्म हुआ। शिक्षा शास्त्रियों ने और शिक्षा राजनीतिज्ञों ने विदेशों में भ्रमण किया और वहाँ की शिक्षा प्रणालियों को
शिक्षा राजनीतिज्ञों ने वहाँ के शिक्षा प्रणालियों को, शिक्षा सिद्धांतों को, शिक्षा के अभ्यासों को, शिक्षा के पाठ्यक्रम को, शिक्षा की विधियों को और अध्यापक शिक्षा को, संगठनों को, इन सब का निरीक्षण करके एक प्रतिवेदन अध्ययन करके एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किए। उसमें नाम अगर लिया जाए तो मार्क अंतोइन जूलियन द पेरिस का नाम आता है। मार्क अंतोइन जूलियन द पेरिस पहला व्यक्ति था जिसने सर्वप्रथम 1817 में राष्ट्रीय शिक्षा प्रणालियों के तुलनात्मक अध्ययन की एक योजना तैयार की और उन्होंने अध्ययन के लिए विश्लेषणात्मक पद्धति को अधिक उपयुक्त समझा और उपयुक्त समझ करके उसने जो सुझाव दिया बच्चों, उसने कहा स्थानीय आवश्यकताओं और परिस्थितियों के अनुसार जो शिक्षा प्रणालियों में संशोधन और परिवर्तन किए जा सकते हैं। अपनी देश की व्यवस्था के अनुसार आप जो उसने मार्टिन जूलियन द पेरिस ने जो तुलनात्मक शिक्षा की रूपरेखा योजना तैयार की, उस योजना में उसने सुझाव दिया कि आप अपने देश की परिस्थितियों के अनुसार उस देश की शिक्षा व्यवस्था को अपने यहाँ लागू कर सकते हैं, ला सकते हैं, जो उसके शिक्षा एक ऐसा विज्ञान और निरीक्षण है जो तथ्यों पर आधारित है, जिसका विश्लेषण और तुलना इसलिए आवश्यक है कि सामान्य सिद्धांत और नियम निकाले जा सके। इसलिए आवश्यकता इसकी पड़ती है। इसी के परिप्रेक्ष्य में जो हमारा तीसरा टॉपिक बनता है वो है समाज और शिक्षा की पारस्परिक क्रिया की अवस्था। तीसरा टॉपिक है समाज और शिक्षा की पारस्परिक क्रिया की अवस्था। पारस्परिक क्रिया की अवस्था किसी भी कार्य में वो चाहे शिक्षा की व्यवस्था या समाज की व्यवस्था हो, अर्थ की व्यवस्था हो, राजनीति की व्यवस्था हो, किसी भी चीज की कोई भी व्यवस्था हो, लेकिन उस व्यवस्था में जब तक समाज और शिक्षा की पारस्परिक क्रिया नहीं होती, दोनों के बीच अंतरक्रिया नहीं होती, तब तक किसी भी व्यवस्था को बच्चों लागू नहीं किया जा सकता है। थैंक यू बच्चों। इसके बाद हम लोग देखते हैं